आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके अपना एक रिसर्च प्रपोज़ल को अच्छे अंदाज में लिख सकते हैं। हमारे सामने इस टाइम एक प्रपोज़ल मौजूद है जो कि टीचर की तरफ से रिजेक्ट हुआ है। इसमें बहुत सारी एकेडमिक मिस्टेक्स हैं और फॉर्मेट जो है वो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी नहीं है। देख सकते हैं इसमें साइटेशंस का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं है। चलें हम इसी को रिराइट करते हैं। सबसे पहले हमें एक टॉपिक को चूज़ करना था इसके लिए, और आपने जो साइज़ उसका देखना है सेंटर अलाइन करके टाइम्स न्यू रोमन, और 12 आपने इसका साइज़ रखना है बोल्ड होगा, और साइज़ इसका 16 हम रखेंगे जो हम यहाँ पे प्रपोज़ल का टॉपिक देते हैं। अगर आप भी इस प्रपोज़ल को बनाना चाहते हैं, रिसर्च स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप सेम इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले देखें इम्पैक्ट ऑफ रिवार्ड सिस्टम ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। जब भी हम टाइटल का इस्तेमाल करते हैं या चूज़ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक सेंस क्रिएट करे, यानी उसमें 2 या 3 वेरिएबल्स होने चाहिए ताकि आप उन वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन जो है उसको फाइंड आउट कर सको, उसको एनालिसिस कर सको। अब इस टाइटल जो हमने सेलेक्ट किया है इसमें देखें, एक तरफ तो हमारा रिवार्ड सिस्टम है और दूसरी तरफ इम्प्लॉय परफॉर्मेंस है। यानी हमने अपने रिवार्ड सिस्टम का जो इम्पैक्ट है वो इम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं तो आपको पता होगा कि रिवार्ड सिस्टम जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपको मोटिवेट करता है। लेकिन हमने इस चीज़ को प्रैक्टिकली स्टैटिस्टिकली टूल्स यूज़ करके हमने टेस्ट करने होते हैं कि वाकई ऐसा है कि नहीं। चलिए सबमिटेड बाय, हम स्टूडेंट का नाम यहाँ पे हाइड कर देते हैं और वीयू का स्टूडेंट है जिसका ये प्रपोजल बन रहा है, और यहाँ पे आपने लोगो अटैच करना है। लेकिन इसका साइज़ भी आपका जो है वो 16 टाइम्स रोमन और बोल्ड होना चाहिए। लोगो आप पहले से डाउनलोड भी करके रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले से डाउनलोड करके नहीं रखा, तो उसके लिए मैं गूगल पे जाऊँगा और गूगल पे जाके इजीली वहाँ पे जस्ट मुझे ये लिखना होगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी लोगो, और वहाँ से मैं इसका लोगो उठा के अपनी फ़ाइल में अटैच कर लेता हूँ। अब यहाँ से मुझे कोई भी यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है वीयू का लोगो नज़र आ रहे हैं, मैं इस पे से एक सिंपल सा लोगो उठाता हूँ और इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे। और अब इसकी एडजस्टमेंट करनी है, मैंने इसका साइज़ वगैरह इसको सेट करना है ताकि ये मेरे जो वीयू का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइटल पेज पे सेट हो जाए। अब लोगो लगाने के बाद मैंने अपनी सबमिशन डेट को ऐड करना है, और सबमिशन डेट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारा जो प्रपोज़ल का जो फ्रंट पेज है, टाइटल पेज, वो हमारा रेडी हो चुका है। और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आपका कहाँ पे आपने 16 यूज़ करना है, किसको बोल्ड करना है, किसको इटैलिक करना है, वो सारी चीज़ आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। टाइटल पेज ऐड करने के बाद आप जब इसको बना लेंगे तो आपने एंटर करके नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना, ठीक है। वो आपके टेबल ऑफ कंटेंट या जब भी आप इसमें रेफरेंसिंग ऐड करते हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्पेसिंग की। तो आप इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा जिसमें आपने टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है। और इसके बाद हम किस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करेंगे, पहले आपने पूरा प्रपोज़ल रेडी करना है और उसमें जितनी हेडिंग्स हैं उनको अरेंज करेंगे। उसके अरेंजमेंट के बाद हम टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करेंगे। उसके बाद पेज ब्रेक के साथ हम नए पेज में आए, चैप्टर नंबर 1, और यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है हेडिंग 1 पे। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको नहीं समझ आती, वो हेडिंग 1 हेडिंग 2 नहीं करते, वो इसको डायरेक्ट बोल्ड कर लेते हैं। आपको यहाँ पे हेडिंग 1 पे सिलेक्ट करना है ताकि जिस टाइम आप टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये वहाँ पे शो हो जाता है। और उसके बाद एक सब हेडिंग है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट की, ठीक है। इनकी जो लाइन स्पेसिंग है 1.5 होनी चाहिए, और साइज़ जो है वो आप 12 कर सकते हैं। कलर इसका ब्लैक होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन। साइज़ यहाँ पे मैं इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ 12, और इसको मैंने जस्टिफाई कर दूंगा जो टेक्स्ट होगा उसको, और जो लाइन स्पेसिंग है 1.5 हो जाएगी। अब क्वेश्चन इज़ दैट, जो आपने टाइटल पे भी पढ़ा, आपने वीडियो के टाइटल पे देखा कि किस तरह से आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके अपना ये प्रपोज़ल बना सकते हैं। तो चैट जीपीटी आपने ओपन करनी है और सिंपल आप यहाँ पे अपना एक टाइटल लिखेंगे जो कि आपने सेलेक्ट किया। उस टाइटल को लिखने के बाद आपने कुछ इस तरह से उसका पॉइंट्स लिखने हैं कि जैसा कि हमारा टॉपिक था रिवार्ड्स का, तो हमने यहाँ पे लिखा कि एक रिवार्ड जो है किस तरह से आपकी एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के लिए इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो इससे रिलेटेड मुझे यहाँ से कुछ पैराग्राफ चाहिए थे,
और मैंने यहाँ पे अपने रिसर्च टाइटल डाल दिया और इसके साथ ही मैंने इसको एक इंस्ट्रक्शन दी कि मुझे एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ चाहिए। तो आप देखें इसने कैसे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बना के दिया। आपने देखा होगा नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल चीटिंग करना नहीं सिखा रहा, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं और चाहते हैं। मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम किस तरह से चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके अपनी असाइनमेंट्स या इन चीज़ों को बना सकते हैं। जब भी आप इन टूल्स का इस्तेमाल करके इनसे सपोर्ट लेते हैं तो आपको एक चीज़ का ख्याल करना है कि आप एज़ इट इज़ सेम टू सेम वैसे ही नहीं लिख दें, ताकि पढ़ने वाले को पता लगे कि ये तो एक आम इंसान की वर्डिंग ही नहीं है, ये तो बहुत क्रिटिकल वर्डिंग है, तो कैसे समझ आएगी। तो मैंने सिंपल यहाँ पे देखे, मैंने लिखा कि रिवार्ड्स क्या होता है, ठीक है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस क्या होती है, रिवार्ड्स की टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। मैं इस तरह से इस डाटा को कलेक्ट कर रहा हूँ, एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है मैंने, ताकि बिल्कुल ऐसा ना हो कि मैंने फुली वहाँ से कॉपी पेस्ट उठा के ये चीज़ मार दी है। अब एक पैराग्राफ मैंने लिखा है, इस इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में मैंने ये चीज़ लिखी है कि हमारा जो प्रपोज़ल है, ठीक है, जहाँ हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज़ किया रिवार्ड्स। अब रिवार्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, मैंने ये नहीं लिखा कि दिस स्टडी ये दिस स्टडी वो, नहीं, अभी मैंने सिर्फ रिवार्ड्स के अबाउट लिखा है कि रिवार्ड्स क्या होते हैं, और मैंने इनकी अलाइनमेंट और इसकी जो स्पेसिंग है उसको एडजस्ट किए। जब भी आप अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं तो पहले आपने उसका एक ग्राउंड बनाना होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं आपको उसके बारे में एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने अगर रिवार्ड को यूज़ किया अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, उसकी बहुत ज़्यादा डायमेंशंस हैं। मॉनेटरी रिवार्ड है, नॉन मॉनेटरी रिवार्ड है, और इंस्ट्रक्टिव रिवार्ड है, एक्सट्रिंसिक रिवार्ड है, और भी बहुत सारे रिवार्ड्स हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी जो स्टडी है उसको कम्प्रीहेंसिव बनाने के लिए और एक इफ़ेक्टिव बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक रिवार्ड्स के अबाउट डिस्कशन की, और उसके बाद अब मैं इसकी टाइप्स के अबाउट बताऊंगा कि कौन कौन सी टाइप्स या कौन कौन सी डायमेंशंस मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बनेंगे। अब आपको समझाने के लिए आसान वर्ड्स में मैं इसको बना रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे रिवार्ड्स की जो टाइप्स निकाली, बहुत ज़्यादा टाइप्स आ गई, आप कोई भी इनमें यूज़ कर सकते हो। अब जैसा कि यहाँ से मैंने इंट्रिंसिक रिवार्ड को उठाया, एक्सट्रिंसिक रिवार्ड को उठाऊंगा, और इनसे रिलेटेड जो भी डाटा है पहले मैं इसको नोट पैड में इसलिए करता हूँ कि बैक लिंकिंग हट जाती है, और इसके अलावा जो टेक्स्ट है मेरा वो सही फॉर्मेट में एमएस वर्ड में पेस्ट हो जाता है, ठीक है। मैं आपको नकल का तरीका सिखा रहा हूँ। नकल को आपने अकल के साथ करना है और अपनी एक्सपर्टाइजेज़ को इसमें इस्तेमाल करते हुए इस तरह से आप अपना रिसर्च बनाएंगे कि ये आपको सिर्फ एक हेल्पफुल मटेरियल प्रोवाइड कर सके। बाकी जितनी टेक्निकल चीज़ें हैं, एकेडमिक जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो आपको करनी है, वो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि कल जब डिफेंस होगा, वाइवा प्रेजेंटेशन होगी, तो आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे चीज़ों को पूछेगा। जब आपने सारा कुछ ऐसे ही बनाया होगा तो आप उसको कैसे आगे डिफेंड कर सकेंगे। तो ये चीज़ें आपको पता हो भी होनी चाहिए कि जो चीज़ आप लिख रहे हैं कि वो आप किस तरह से बना रहे हैं। तो यहाँ पे रिवार्ड्स की जो टाइप्स थी, उन रिवार्ड्स की टाइप्स को मैं अपने प्रपोज़ल में इंट्रोडक्शन के सेक्शन में ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए सब हेडिंग्स के साथ, ठीक है, मैं जो स्पेलिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है उसको साथ के साथ मैं ठीक कर रहा हूँ, ताकि आगे जाके मेरे लिए प्रॉब्लम ना हो। मॉनेटरी या कोई भी उसका जो डाटा है मैंने वहाँ से उठाया चैट जीपीटी से। मैं वहाँ से सारा डाटा नहीं उठाऊँगा, और उस डाटा को मैंने कॉपी करना है और इस सेम एज इट इज़ जैसे मैंने पहले अपने नोट पैड पर लेके गया था, और नोट पैड से मैं इसको एम एस वर्ड पर दोबारा से पेस्ट करूँगा।
पेस्ट करते हुए आपने इसकी फॉर्मेटिंग का ख्याल रखना है, लाइन स्पेसिंग का ख्याल रखना है, और आपने देखना है कि अगर कोई पॉइंट या कोई हेडिंग जो आपने चेंज करनी हो आप उसको चेंज करें, और बेटर यही है कि आप उसको अपडेट करें, मॉडिफाई करें, ताकि आपका जो प्लेगरिज्म या इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो आपको फेस ना करने पड़े, जिसकी बेस पे आपका जो प्रपोज़ल है, रिसर्च है, उसमें ब्यास आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए अगर आप इन टूल से हेल्प लेते हैं तो आपको साथ के साथ आप इस पैराग्राफ को रीड करें, और जहां आपको लगता है कि चेंज करना चाहिए वो आप उसको थोड़ा सा चेंज अपनी वर्डिंग में लिख लें। जो रिवॉर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने बेसिक कैटेगरी को सिलेक्ट किया था, और अब मैंने आगे जो उसकी डायमेंशंस थी, 2 डायमेंशंस मैंने ली और मैंने उनको एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज़ कर रहा हूँ। अब उन दोनों की जो मैंने वेरिएबल की डेफिनेशन लिख ली, उसके बाद अब बारी आती है मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल के एक्सप्लेनेशन की, जो कि मेरा है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। अब स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, इम्प्लाई मोटिवेशन लिख देते हैं या ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस लिख देते हैं। अगर रिवार्ड की बात हो रही है तो रिवार्ड का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इम्प्लाई की मोटिवेशन पे होता है, इम्प्लाई की परफॉर्मेंस पे होता है। अब यहाँ पे जब हमने इम्प्लाई परफॉर्मेंस से रिलेटेड डाटा को फाइंड किया, और इस टूल ने, चैट जीपीटी ने हमें जो डाटा यानी जनरेट करके दिया, उसमें से जो आपको ज़रूरी लगता है आपने, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी, क्योंकि आप प्रपोजल मेकिंग कर रहे हैं, तो सेम एज अबव जो हमने जैसे पहले फॉर्मेटिंग की थी उस लिहाज से आप इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, और इसको फिर आपने अपनी वर्डिंग में आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग आपने वही ख्याल रखना है कि आपका जो साइज़ है वो 12 होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, 1.5 जो है लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए, जस्टिफाई आपका जो डाटा है वो होना चाहिए पेज पे, जिससे आपका जो फॉर्मेट है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ वीयू या किसी भी यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब देखिए हमारा इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमारी रह गई, हमने वेरिएबल्स का तो जिक्र कर दिया, अब हमने जो ऑर्गेनाइजेशन चूज़ की है हमने उसका जिक्र नहीं किया। तो अब हम यहाँ पे एक हेडिंग डालते हैं जो कि एक हेडिंग है लेकिन सब हेडिंग नहीं कहलाएगी, तो हमने उसको अपने टेबल ऑफ कंटेंट पे ऐड नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ पे एक हेडिंग दे रहे हैं कि हमने ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेस्ले को ही क्यों चूज़ किया। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया की टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में से एक ऑर्गेनाइजेशन नेस्ले काउंट की जाती है। तो अगर आप उससे रिलेटेड जो डाटा लेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे कितना एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और वहाँ की जो स्टडी है कि आप किस तरह से उन पे जो इम्पैक्ट को एनालिसिस कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा डाटा आपको मिल सकता है, और आपको स्टडी करने के लिए आपको एक खुला मैदान मिलेगा कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 2 4 5 10 15 20 एम्प्लॉयज़ काम करें, वहाँ थाउजेंड्स एम्प्लॉयज़ अगर काम करते हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप वहाँ से अपने पार्टिसिपेंट्स मैक्सिमम रख के, जितने ज़्यादा रखना चाहें आप उनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, और जो आपको पॉपुलेशन है वो भी आपके पास बहुत ज़्यादा होगी। अब यहाँ एक स्टूडेंट की मिस्टेक क्या होती है, अब वो यहाँ पे लिख देते हैं नेस्ले का सिर्फ इंट्रोडक्शन के, नेस्ले एक बेवरेजेस कंपनी है, फूड ऑर्गेनाइजेशन है, या ये है या वो है, वो ये करती है वो करती है, लेकिन वहाँ पे रिवॉर्ड या इस तरह का कोई ऐसा जिक्र नहीं करते कि जिससे हमारा जो इसका लिंक होगा इस पैराग्राफ का वो ऊपर जो हमने ऐड किया इंट्रोडक्शन उसके साथ अटैच हो जाए। यानी कि जब आप अपना नेस्ले का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपने ये बताना है कि नेस्ले में अगर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखने का भी तो जो काम है वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं करना है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा टेक्निक यूज़ करती हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती है और इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, और बहुत सारे उनको कल्चर उनको एक अच्छा दिया जाता है, इन्वायरमेंटल जो कल्चर है वो आप देते हैं उसको। लेकिन हमने अपनी स्टडी से रिलेट करते हुए लिमिटेड होने पे हम मजबूर हैं, इसलिए हमने सिर्फ रिवार्ड्स का जिक्र करना है कि अगर वहाँ पे नेस्ले है, वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से रिवार्ड्स के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकती है, और इसी चीज़ को हमने अपने इस प्रपोज़ल में, हमने प्रोजेक्ट में आगे जाके स्टडी करना है। वहाँ से डाटा को कॉपी करके पेस्ट किया था सेम एज़ इट इज़, मैंने इसी फॉर्मेट पे टाइम्स न्यू रोमन 12, और जो इसमें कोई हेडिंग नहीं होगी,
ठीक है, जस्टिफाई आपने डाटा को साथ साथ करते रहें, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को साथ साथ करते रहें, ताकि फिर आगे जाके ये आपको प्रॉब्लम नहीं करता। अब इस सारे जितने वेरिएबल्स हैं, तीनों वेरिएबल्स यानी दो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बन गए, एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इन तीनों वेरिएबल्स की डेफिनेशन को आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया, और इनका एक्सप्लेन करने के बाद हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है, हमने रैशनैलिटी को एक्सप्लेन किया कि ये जो वेरिएबल्स हैं क्यों ये ज़रूरी हैं या जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नज़र अगर हम डालते हैं अपने पूरे सेक्शन पे अभी तक जो हम बना चुके हैं, तो देखिए हमारा टाइटल पेज तैयार हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट तैयार हो गए, और हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट तैयार हो गया। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 6, 7, 10, 15 लाइंस का इंट्रोडक्शन सेक्शन लिख देते हैं, जो कि इनकम्प्लीट होता है। आपको कम से कम अपने इंट्रोडक्शन सेक्शन में अपने जितने वेरिएबल्स हैं उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, फिर उसकी रेशनैलिटी को लिखना होता है कि ये क्यों रेशनल है। बैकग्राउंड में हमने इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि जो रिवार्ड्स हैं वो आजकल का जो टाइम चल रहा है, ठीक है, इस एज में रिवार्ड किस तरह इम्प्लाई मोटिवेशन में अहम रोल प्ले करते हैं। जब आपका इम्प्लाइज मोटिवेट होता है तो ऑटोमेटिकली इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट कर जाती है, और जब एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस बूस्ट करती है तो वो दिल लगा के जब काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो जाता है, जो मैनेजमेंट गोल्स हैं वो अचीव हो जाते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले सेम एज इट इज़ ChatGPT पे जाके आपने वहाँ से एक बैकग्राउंड के हम टॉपिक को जनरेट करवाते हैं, और फिर हम सेम एज इट इज़ कॉपी करके इसको वहाँ लेके जाएंगे। लेकिन इसमें जो हम रिसर्चर्स का जिक्र करेंगे वो हमारा बात का काम है, क्योंकि मैंने आपको बताया आप इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अडॉप्टेशन कर सकते हैं इसकी। अब इस स्टेज पे देखें, हम अपने ये जो बैकग्राउंड है इसका जो पैराग्राफ है ये पूरा हम इसको लेके आए अपने MS वर्ड पे, और हमने इसको जो बैकग्राउंड की हेडिंग है उसके नीचे हमने लिखा लाइन स्पेसिंग इसकी सेट कर रहे हैं। सबसे पहला काम आपने फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए देखें आपको आइडिया चाहिए होता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट मार के बस जी ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको सिर्फ इन टूल्स को आप इस्तेमाल करें, ये आपके फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इनसे सिर्फ आपने आइडिया लेना है। मैं तो आपको समझाने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। आप जब इन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, आप यहाँ से सिर्फ आइडिया लेंगे, उसके बाद आप फिर उसी डाटा को बेशक अपने वर्डिंग में लिख दें। आपके पास टाइम नहीं है, नो इशू, ठीक है, आप अपना नहीं लिखना चाहते ना लिखें, लेकिन जो डाटा आप वहाँ से चूज़ करके सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख रहे हैं, आप एटलीस्ट उसको एक दफ़ा पढ़ें और ये देखें कि क्या वो वाकई आपके टॉपिक के साथ रिलेट करता है कि नहीं करता। फाइल होगी MS वर्ड की फ़ाइल जिस पे आप काम कर रहे हैं, इसको आपने सेव ज़रूर करना और बार बार सेव करते रहना, कि कोई बग्स आ जाते हैं, एरर आ जाते हैं, एकदम लैपटॉप बंद हो जाता है या कुछ भी हो, तो आपकी जो मेहनत है वो सारी ज़ाया नहीं हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टेज पे आके, ये तो शुरू का काम होता है लेकिन मेरे जहन से निकल गया था। ठीक है, हम इसको यहाँ पे अपने जो प्रपोज़ल है उसको सेव कर लेते हैं HRM 619 के नाम से। हमारी जो रिसर्च स्टडीज़ होती हैं ये बेसिकली हमारे जो रेफरेंसिंग होते हैं, साइटेशंस होती हैं, इनके बगैर अधूरी होती है। तो इसलिए हमें जो रेफरेंस होते हैं वो भी ऐड करने पड़ते हैं। लेट्स सपोज आपने गूगल स्कॉलर पे गए हैं, तो आपने देखना है कि ये जो आपके वेरिएबल्स हैं यानी रिवॉर्ड्स के, और हमारा जो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस है, क्या इस पे पहले किसी रिसर्चर ने स्टडी की है। अगर आपको लगता है कि किसी रिसर्चर्स ने इन वेरिएबल्स को यूज़ करके स्टडी की हुई है, फिर हमने क्या करना होता है, एक ख़ास तरीके से हमने इंडेक्स जो इसकी साइटेशन होती है APA स्टाइल में इनके नाम रेफ़र करके और रेफरेंस के तौर पे यूज़ करके हमने इनके रिज़ल्ट्स या इनकी स्टडीज़ का रेफरेंस देना होता है। लेट्स सपोज हम इब्रार एक रिसर्चर है जिन्होंने 2015 में एक स्टडी कंडक्ट की थी और इन्होंने कंक्लूड किया था कि जो रिवार्ड्स हैं वो इम्प्लाई मोटिवेशन पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट रखते हैं।
तो साइटेशन ऐड करते हुए आपने ख्याल रखना है कि जब आपके पास रिसर्चर एक से ज़्यादा और उन्होंने किसी एक स्टडी पे कंडक्ट किया हो आपके वाले वेरिएबल्स को यूज़ करके, तो आप एटॉल का इस्तेमाल करके एपीए स्टाइल को जनरेट कर सकते हैं। अब एपीए स्टाइल भी डिफरेंट स्टाइल में होता है, एक रेफरेंसिंग में यूज़ होता है, एक साइटेशन में यूज़ होता है। जो इंडेक्स साइटेशन होती है वो अभी मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो स्टडी है उसमें कम से कम आपका इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड में 5 से 7 आपके लेटेस्ट यानी लास्ट 5 ईयर्स की आपकी जो साइटेशंस हैं वो ऐड होनी चाहिए, जो आपकी स्टडी को मीनिंगफुल और अथेंटिक बनाती है। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास एक रिजवान है। रिजवान ने अपनी जो स्टडी कंडक्ट की थी रिवॉर्ड्स पे, और उसने जो कहा था, जो भी उसकी स्टेटमेंट थी, हमने उस स्टेटमेंट को उसकी स्टडी से निकाल के और हमने 2 से 3 लाइनें उसके अकॉर्डिंग लिख के हमने नीचे उसका रेफरेंस ऐड कर दिया। अब ये रिजवान था, इसके साथ माँ या जो भी थी, तो हमने एतौर लिख दिया, जो कि बताते हैं कि यहाँ पे एक से ज़्यादा रिसर्चर्स थे जिन्होंने मिलकर इस स्टडी को कंडक्ट किया 2016 में। अब ये जो रिजवान है, इसकी जो बेसिक प्रॉपर एक जो इसका रेफरेंस होगा स्टडी का, वो हम नीचे रेफरेंस सेक्शन में देंगे, जो कि हमारे प्रपोज़ल के लास्ट में मैं आपको दिखाऊँगा। इसी तरह से आप देखें, मैं मुख्तलिफ यहाँ पे इब्रार और लोटा और इसके अलावा जो मुख्तलिफ रिसर्चर्स हैं उनके यानी यहाँ पे नाम ऐड कर रहा हूँ, उनके रेफरेंस दे रहा हूँ जो मेरी स्टडी को एक मीनिंगफुल बना रहे हैं। और उनकी जो स्टडीज़ के रेफरेंसेस हैं वही मुझे आगे जाके अपने रिसर्च बॉक्स में भी देने होंगे। अब यहाँ पे जब आपका एक इंस्ट्रक्टर या आपका एग्जामिनर आपकी जब रिपोर्ट को चेक करता है और आपकी साइटेशंस ना हो, तो वो तो कहेगा कि आपने तो सिंपल एक डेफिनेशंस लिख दी है, मैंने इन डेफिनेशंस का क्या करना है। तो जो आपकी स्टडी होती है जिस पे आपने एनालिसिस करना होता है अपने रिजल्ट्स को, तो आप भी वही वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हैं जो कि पहले के आपके रिसर्चर्स ने उन वेरिएबल्स को कंडक्ट करके, उनके जो क्वेश्चनेयर्स हैं उनको सर्वे करके मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स अडॉप्ट किए होते हैं, रिज़ल्ट्स फाइंड आउट किए होते हैं। तो हमने चेक करना होता है कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन चूज़ की है उन ऑर्गेनाइजेशन पर उन वेरिएबल्स का क्या वही इम्पैक्ट पड़ता है जो कि उन रिसर्चर्स का पड़ा था। अगर वही पड़ता है तो क्यों पड़ा, अगर क्यों नहीं पड़ता वो इम्पैक्ट या पॉजिटिव आपने ज्यूम किया और वो पड़ जाता है नेगेटिव इफेक्ट, तो आपको सजेशंस देनी होती हैं और देखना होता है कि आपके हाइपोथेसिस क्यों नहीं यहाँ पे एक्सेप्ट हुए, क्या रीज़न है। इसके बाद हम चलते हैं प्रपोजल के, जो आपका इस स्टडी का ऑब्जेक्टिव है, जो बेसिकली आपके जितने वेरिएबल्स होंगे कोशिश करें मिनिमम बनाएं, ताकि जितने ज़्यादा बनाएंगे आपको उतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाना होगा। यहाँ पे मैंने 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चूज़ किया था, इंस्टेंटली रिवार्ड और एक्सटेंटली रिवार्ड। तो इन रिवार्ड्स का जब मैंने इम्पैक्ट देखना है अपने डिपेंडेंट वेरिएबल पे, जो कि मेरा है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। अब इन दोनों को मैं एक पैराग्राफ में अगर ऐसे एक लाइन में ऐसा लिखूं कि टू फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ रिवार्ड सिस्टम एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फॉर नेस्ले पाकिस्तान। अब यहाँ पे एज एग्जामिनर आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है कि विच टाइप ऑफ रिवार्ड, ठीक है, आप किस रिवार्ड को यहाँ पे स्टडी करना चाह रहे हैं। तो रिवार्ड्स तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो हमने जो 2 स्पेसिफिक कैटेगरी डायमेंशंस को निकाला, उन डायमेंशंस को आपने फॉलो करते हुए जो आपने 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बनाए थे, उन वेरिएबल्स को आपने यहाँ पे यूज़ करना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट हमारा नंबर आता है सिग्निफिकेंसी का, ठीक, यानी जो आप इस स्टडी को कंडक्ट कर रहे हैं इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो किस तरह से आपके लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। देखिए, एकेडमिक रिसर्च के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि आपको पता लगता है कि रिवार्ड्स आपके नॉलेज में इंक्रीज़ होता है, नॉलेज इंक्रीज़ होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर आप देख सकते हैं कि वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो कि छोटे लेवल पे हैं या बड़े लेवल पे हैं, सो ऑन, और वहाँ पे रिवार्ड सिस्टम नहीं है, और अगर आपका यहाँ पे पॉजिटिव रिज़ल्ट निकलता है तो अपने पॉजिटिव रिज़ल्ट्स को आप उन ऑर्गेनाइजेशंस को दिखाकर उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो भी अपने एम्प्लॉइज़ को रिवार्ड दे के या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिवार्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवा के अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करें। अब स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं कि जो हमारी स्टडी है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट आए हैं। तो भाई कैसे आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट आए, अभी तो आपने स्टडी को कंडक्ट ही नहीं किया, आपको तो पता ही नहीं कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव आएंगे भी या नेगेटिव आएंगे। आपको तो यही नहीं पता कि आपकी जो स्टडी है वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। तो इसलिए फिर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं कि जो रिज़ल्ट्स हैं ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कि वो आके यहाँ पे इन्वेस्ट करें।
तो डेफिनेटली देखें यहाँ पे क्वेश्चन आपको एक टाइटल से पता लग रहा है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो एनालिसिस नहीं कर रहे, ठीक है, और ना आपका जो टारगेट है वो इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करना है। आप तो यहाँ पे अपने एम्प्लॉय को टारगेट कर रहे हैं, जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उनकी मोटिवेशन, के एम्प्लॉयज़ किस तरह से मोटिवेट होंगे। तो इस सिग्निफिकेंस में भी हमने यही लिखा कि जो हमारे जो रिज़ल्ट्स होंगे स्टडी के वो हमारे लिए इसलिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं कि ये हमें इन रिज़ल्ट से पता लगेगा कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं नेस्ले के वो किस हद तक मोटिवेट होते हैं। इसके फ़ौरन बाद हमें एक रिसर्च मॉडल को ड्रॉ करना होता है, फ्रेमवर्क को, ठीक है। स्टूडेंट्स ये इस चीज़ को भी स्किप कर देते हैं और इसे भूल जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपने एक डायग्राम को ड्रॉ करना होता है और वो डायग्राम आपको बताती है जिसमें एक फ़्लो दिखाया जाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तरफ से जो इम्पैक्ट या रिलेशन हमने जिस पे फाइंड करना होता है, जो इम्पैक्ट जा रहा होता है वो जा रहा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। अब यहाँ पे हम एक जो शेप्स हैं इसके यूज़ करते हुए हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अपने लेफ़्ट साइड पे रख रहे हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को अपने राइट साइड पे रख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो आप उसे एक फैक्टर को बनाएंगे, दो होंगे तो आप दो को करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम जितना हो सकते हैं आपने उसका इम्पैक्ट शो करना है कि वो आपके टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बनाए, ठीक है। अब आप हम यहाँ देखें किस तरह से हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इम्पैक्ट डायग्राम की शेप में हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे शो करते हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि आपने फ्रेमवर्क को किस तरह से डिज़ाइन करना है, ठीक है। इसके बाद हमारी बारी आती है हाइपोथेसिस की, ठीक है। हाइपोथेसिस अज्यूम कर लिए जाते हैं आपके जो पुराने रिसर्चर्स हैं जिन्होंने स्टडीज़ कंडक्ट की थी और उन्होंने अगर ये अज्यूम किया या इन्होंने ये कंक्लूड किया कि उन्होंने जिन जिन वेरिएबल्स को यूज़ किया था उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट निकले, और अगर आप अज्यूम करना चाहते हैं कि आपके भी इस स्टडी में पॉजिटिव इम्पैक्ट निकलेंगे तो आप उनके हाइपोथेसिस को, यानी जो उनकी फाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है, आप उनको अपने हाइपोथेसिस बना लेते हैं, ठीक है। जब हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं हम तो हमें उनको अपने आगे जाके स्टैटिस्टिकली टेस्ट जो हम करेंगे उन टेस्ट में जाके हमने देखना होता है कि हमारा जो डाटा कलेक्शन हुई है क्या वाकई हमारे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो हमने जैसे कि हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स थे, हमारे वेरिएबल्स भी दो थे इंडिपेंडेंट, तो हम अपनी स्टडी को मुख्तसर बनाएंगे, ठीक है, शॉर्ट बनाएंगे, और हम वहाँ पे हमने कोई मेडिएटिंग सॉफ्ट वेरिएबल को यूज़ नहीं किया। तो इसलिए हमने सिंपल एज्यूम किया कि देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। हमने बोथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सेपरेट करके लिखा, ठीक है, ताकि ये क्लियर सेंस क्रिएट करे। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, याद रखें हर नेक्स्ट चैप्टर एक अगले पेज से स्टार्ट होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमारी मेथोडोलॉजी है कि आपने किस तरह से अपनी स्टडी को जो कंडक्ट करना है उसकी टेक्निकल जितनी हमारी चीज़ें होंगी वो हम अपने मेथोडोलॉजी में लिखते हैं कि डाटा कलेक्शन कैसे होगी, कौन सा सोर्स यूज़ किया जाएगा,
आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या होगा, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना होता है कि हमारी जो स्टडी है वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो क्वालिटेटिव लगा देते हैं, जो एक बहुत लेंथी प्रोजेक्ट बन जाता है। ठीक है, इसलिए जो आपकी स्टडी होगी वो क्वांटिटेटिव होगी, क्योंकि आपने जितने रिजल्ट्स होंगे वो आपने ग्राफ या क्वेश्चंस के थ्रू आप उसको रिजल्ट्स को शो करते हैं, इनपुट आउटपुट जो आपकी होती है। उसके बाद डाटा कलेक्शन की बात करनी है, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। इसके अबाउट आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा प्राइमरी डाटा है, देखें ऊपर वाली जो चीज़ें थी वो तो आप चैट जीपीटी से कॉपी करके लिख सकते हैं, लेकिन ये वाली जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये आपको खुद पहले इसको स्टडी करना होगा, क्योंकि जब तक आपको इन चीज़ों के अबाउट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आप इन चीज़ों को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए और आपका जो डाटा कलेक्शन है किस तरह से करनी है, मैं दूसरी वीडियोस बना चुका हूँ, आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद बात आती है रेफरेंस ऐड करने की। रेफरेंस का मैंने एक अलहदा से पेज, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया हर चैप्टर हेडिंग एक अगले नए पेज से शुरू होती है। अब रेफरेंसिंग में जाके जितने साइटेशंस मैंने ऊपर ऐड किए हैं अपने इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड में, वहाँ पे तो मैंने इंडेक्स साइटेशन एपीएस स्टाइल में यूज़ किया था। तो अब उसको मैंने यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, मैं उसको अपने रेफरेंस में ऐड करूँगा, ताकि मेरी जो स्टडी है उसमें जितने रेफरेंस यूज़ हुए हैं वो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकें और अथेंटिक मेरी स्टडी बन सके। एम इब्रा, रिजवान और वो तमाम हमारे जो साइटेशन सर्चर्स थे जिनको हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन दी थी, जिनके साइटेशंस उनकी ऐड की थी कि उन्होंने अपनी स्टडीज़ में ये कंक्लूड किया, तो हम उन सारे रिसर्चर्स का जिक्र यहाँ पे जिनका हमने किया तो हम उनके रेफरेंसेस यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, सेम एज इट इज़ लिख देते हैं, उनको एपीएस स्टाइल नहीं बनाना आता, तो अभी हम एपीएस स्टाइल बना के मैं दिखाऊंगा तो आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपना जो रेफरेंसिंग है वो आप उनको एपीएस स्टाइल में किस तरह से ऐड कर सकते हैं। एपीएस स्टाइल में सबसे पहले मैंने अपने जितना रेफरेंसिंग है सारा डाटा इसको मैंने सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद मैं पैराग्राफ टूल बार पे जाके सबसे पहले मैंने इसका टाइम्स न्यू रोमन और इसका जो साइज़ है 12 करके, और पैराग्राफ के जो टूल बॉक्स है उसमें जाके और हैंगिंग और डबल स्पेसिंग में मैंने क्लिक करना है, तो ये मेरा एपीएस स्टाइल रेडी हो चुका है। अब ये बहुत आसान तरीका है एपीएस स्टाइल का। ठीक है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखें प्रपोज़ल जो आपके सामने बनाया, ठीक है, हमारा ओनली 30 मिनट्स में हमारा यह प्रपोज़ल रेडी हो चुका है। हाँ, अब टेबल ऑफ कंटेंट की बारी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था टेबल ऑफ कंटेंट हमने सबसे लास्ट में ऐड करेंगे जब हमारी सारी जो हेडिंग्स हैं वो जनरेट हो जाए, उसके बाद हम टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। अब टेबल ऑफ कंटेंट में कुछ डाटा ऐसा होता है जिसको हमारा हेडिंग का टैग लग जाता है, हेडिंग 1 हेडिंग 2, जैसा कि मेरा यहाँ पे एक हेडिंग को लगा, तो उसको रिमूव करने के लिए मैंने जो उसकी फॉर्मेटिंग है उसको मैंने चेंज किया, और दोबारा से जाके जब मैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करूँगा तो मेरा जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो आपके सामने बिल्कुल अब अपडेट हो चुका है। अब बारी है यहाँ पे गो थ्रू करने की, हम अपने पूरे प्रपोजल को यहाँ पे शुरू से लेके एंड तक गो थ्रू करते हैं। चलें, हमारा अगला मेन सब हमारा जो टॉपिक आ जाता है यहीं पे, वो आ जाता है हमारे क्वेश्चनर्स को हम किस तरह से अडॉप्ट करेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे जिक्र किया कि हम एक अडॉप्टेड क्वेश्चनर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद क्वेश्चनर्स को डिज़ाइन नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स को बना लेते हैं और उसको शो कर देते हैं एज ए क्वेश्चनर्स। ठीक है, जब आपके एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आपने ये क्वेश्चनर्स कहाँ से लिए, तो आप जब कहते हैं कि मैंने खुद बनाए, तो आपको वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ते हैं
कि जब भी आप खुद से क्वेश्चनर डेवलप करते हैं तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकली टेस्ट को रन करना पड़ता है, तो आपके पास तो वो टेस्ट है ही नहीं। तो इसलिए बेहतर होता है कि हम अपनी स्टडी को क्वांटिटेटिव जो बना रहे हैं तो हमें अडॉप्टेड क्वेश्चनर्स को इस्तेमाल करना है, जो कि पहले कोई रिसर्चर्स इन वेरिएबल पे स्टडी कर चुका है, और हम उन रिसर्चर के जो क्वेश्चनर्स हैं उनको यूज़ करके हम अपनी स्टडी को कंडक्ट करेंगे। बहुत से स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं कि जब भी वो प्रपोज़ल राइटिंग करते हैं या प्रोजेक्ट थीसिस बना रहे होते हैं तो वो एक या दो स्टडीज़ तक लिमिटेड रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको डाटा कलेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा होता है, उनको नहीं समझ आ रही होती, वो फिर वो क्लेम करते हैं कि हमें तो क्वेश्चनर्स मिल ही नहीं रहे कहीं से। तो अभी मेरे पास एक फ़ाइल है, उस फाइल को मैं आपको शेयर करूँगा, क्योंकि जब मैं अपने टॉपिक को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे पहले उस पर थोड़ा सा ग्राउंड स्टडी करना होती है, और मैं पहले से उसके सोर्सिंग देखता हूँ क्या मेरे पास उसके क्वेश्चनर्स उसके बाकी तमाम जो डाटा रिक्वायर्ड है वो मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं। और अब देखें यहाँ पे मैंने सबसे पहला वेरिएबल किया आइटम डिस्क्रिप्शन। आइटम हम कहते हैं उन स्टेटमेंट्स को जो मैं पुराने रिसर्चर्स के उठाऊँगा, जो कि एज ए क्वेश्चनर्स जो है उनके तौर पे ये यूज़ होती हैं। जो आपकी जो आपकी स्टडी होगी वो सारी आपकी बेस करती है आपके क्वेश्चनर्स पे, क्योंकि डाटा कलेक्शन पे, ठीक है। अब यहाँ रेफरेंसिंग के बाद हम अपेंडिक्स या हम एनेक्सर ए के नाम से एक पेज बनाते हैं और हम वहाँ जाके देखते हैं, वहाँ जाके हमने अपने क्वेश्चनर्स को फिल करना होता है। अब किस तरह से मैं अपने क्वेश्चनर्स को एक अलग से पेज पे डाल के आपके लिए इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ, इस सारे प्रोसीजर को आप सीखें। अब मेरे पास ये देखें एक स्टडी पड़ी हुई है, ठीक है, एक पूरा रिसर्च पेपर है। इस रिसर्च पेपर में मेरे यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, मेरे दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट जो मेरा वेरिएबल है उसके क्वेश्चनर्स आइटम्स यहाँ पे मौजूद है। इन तमाम जितने मेरे आइटम्स हैं इनको मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है और वन बाय वन मैं इनको लेके जाऊँगा अपने स्टडी में और अपने पेज पे, और वहाँ जाके मैं इनको अपडेट करूँगा। अब उन क्वेश्चनर्स को वन बाय वन जब मैंने अपनी वर्ड फाइल में ऐड किया तो यहाँ पे जो इसकी फॉर्मेटिंग है इसमें कॉपी पेस्ट का इशू नहीं होता, प्लेगरिज्म का इशू नहीं होता, ठीक है। आप यहाँ पे उन जितने भी हमारे जो आइटम्स हैं उनको वहाँ पे आप ऐड करेंगे। ऊपर देखिए मैंने हेडिंग दी है सबसे पहले वेरिएबल की कि मैं किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं यहाँ पे उसके आइटम्स ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड जो लाइन है मेरी जो रो है उसमें देखिए मैंने एपीए स्टाइल में जो रेफरेंस है वो ऐड कर दिया है। उसके बाद जितने आइटम्स हैं मैं उनको जस्टिफाई कर रहा हूँ ताकि वो एक प्रॉपर शेप उनको वो इख्तियार कर लें। इन क्वेश्चनर्स को जब मैं एक ही टेबल पे अपडेट कर लेता हूँ तो इसकी फॉर्मल जो इसका फॉर्मेट है उसको मैं चेंज करूँगा, एपीए स्टाइल दोबारा से चेक करूँगा कि हिल तो नहीं गया। खैर अब मेरे पास ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के क्वेश्चनर्स यहाँ पे आ चुके हैं। इसी तरह से मैंने अपने दूसरा वेरिएबल और जो तीसरा मेरे पास एम्प्लॉय परफॉर्मेंस है उनके जितने नंबर आइटम्स हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड करने हैं। अब इस स्टेज पे मेरे पास तीनों वेरिएबल्स के जो आइटम्स हैं उनको मैं अरेंज कर चुका हूँ जो एक क्वेश्चनर शेप में आ चुके हैं, और अब इन सब की जो फॉर्मेटिंग है उसको भी मैंने अपडेट कर दी है।
क्वेश्चनर्स का जो पार्ट होते हैं बेसिकली आपका मुख्तलिफ पार्ट्स में होता है। जो पहला आपका पार्ट होगा वो डेमोग्राफिक क्वेश्चनर्स होते हैं, जिनमें आपका जो जेंडर आ जाता है, ऑक्यूपेशन आ जाता है, एजुकेशन स्टेटस आ जाता है, जिसको हमने वो फाइंड करना होता है। और उसके बाद जो हमारा पार्ट 2 या पार्ट 3 होता है वो आपका वेरिएबल्स पे कंसिस्ट होता है, कि जिसमें आपने अपने वेरिएबल्स के क्वेश्चनर्स को ऐड करना होता है। तो सबसे ऊपर क्वेश्चनर्स को जब हम बना लेते हैं, आइटम्स आपने सेलेक्ट कर लिया, तो ऊपर आपने एक स्टेटमेंट को ऐड करना होता है, जो कि आपको बताएगा कि एक रिक्वेस्ट होती है उन पार्टिसिपेंट से कि आप, हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं या हमारी स्टडी का हिस्सा हैं, तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली थोड़ा सा टाइम लगा कि आप हमारे क्वेश्चनर्स को फिल करें। लेकिन यहाँ पे टीचर एक अक्सर क्वेश्चनिंग करता है कि आप अपने डाटा को किस तरह से डाटा क्वालिटी को एश्योर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का समझ ही नहीं आता, तो इसका जवाब ये होता है कि आप जब अपना डाटा फिल करवाते हैं तो आप अपने पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने फुल अटेंशन से हमारे इस क्वेश्चनर्स को फिल करना है, क्योंकि जितना हमारे रिज़ल्ट्स होंगे वो आपके जो मार्क करेंगे आप, ठीक है, उसी में से ही आपके रिस्पॉन्स जो होंगे उन्हीं पे हमारा रिज़ल्ट बेस करता है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखने के बाद अब मैं सबसे पहले यहाँ पे अब ऐड करूँगा अपने डेमोग्राफिक क्वेश्चनर्स को, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारा जेंडर, ऑक्यूपेशन, ये चीज़ें हमारी उसमें फैक्टर्स आ जाते हैं। आपके पास पहले से कोई फॉर्मेट बना हुआ है, आप उस पर भी आप इसको कर सकते हैं। आप इसको किसी भी शेप में लिख सकते हैं। मैं इसको सिंपल फॉर्मेट पे करूँगा, ताकि अगर आप मुझसे लर्न कर रहे हैं ये वाला टॉपिक, तो आप इजीली इसको मेरी तरह बना सकें। तो इंसर्ट रो करनी है आपने, उसके फ़ौरन बाद आप अपना नया क्वेश्चनर यहाँ पे ऐड करेंगे, जो कि एजुकेशन भी आप डाल सकते हैं, ऑक्यूपेशन डाल सकते हैं, रिलेशनशिप स्टेटस डाल सकते हैं। जो जो चीज़ आपकी रिक्वायर्ड है आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। और एज ग्रुप सबसे ज़्यादा मैनेज करता है, ठीक है। एज ग्रुप आपने स्किप नहीं करना, जो कि आप 3 या 4 या 5 जो भी आपका होगा आप उस पर बनाएंगे। एजुकेशन लेवल आपने लिखना है, जो कि बाद में आपकी स्टडी में आपको हमारे रिजल्ट्स में एनालिसिस करेगा। हमारा रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक जब हम फाइंड करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसमें हमें बताता है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो कितने % रिलायबल है, ठीक है। और यहाँ से आप ये भी एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें कितने लोग ऐसे हैं जो कि आपके बैचलर्स हैं, मास्टर्स हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं। आपके पास टोटल समरी आ जाएगी। उस समरी की बेस पे आप अपने रिज़ल्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, और जो रिज़ल्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस एक ख़ास तबके को, ग्रुप को, जो कि या तो मोटिवेट बहुत ज़्यादा है, मोटिवेट नहीं है, कौन मोटिवेट नहीं है, किस स्टाफ को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हमें यहीं से पता लगती हैं। 5 लिकर्ट स्केल हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम स्ट्रॉन्गली डिसएग्री से हमारा जो फ्लो है स्ट्रॉन्गली एग्री की तरफ जाता है, जिस पर नंबर 5 स्केलिंग होती है। स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, देन
डिसएग्री, उसके बाद फिर हमारा नंबर 1 पे हमारा आएगा स्ट्रॉन्गली एग्री। उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे ताकि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इंडिकेशन दी जाए कि आपने जब फॉर्म को फिल करेंगे हमारे, तो आपने इस स्केल को आपने यूज़ करके हमारा जो क्वेश्चनर है उनको आपने फिल करना है। अगर आपको यहाँ पे मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर राइट कर देता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये हमारा पूरा प्रपोज़ल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM 619 का पूरा प्रपोज़ल रेडी हो चुका है।